स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किसके अंदर कितनी लेयर पाई जाती है। साथ ही साथ अपन ने बात करी थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपने माउथ से लेके एनस तक पाया जाता है, यानी कि वो अपने माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। तो उस टाइम तक अपनी जो ट्यूब पाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब, उसकी कितनी लेयर्स पाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि कितनी लेयर्स उसके अंदर पाई जाती है। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की लेयर के बारे में। तो लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर पाई जाने वाली लेयर की अगर बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ लेयर। उसके अंदर 4 तरह की लेयर्स पाई जाती है। अब वो 4 तरह की कौन सी लेयर पाई जाती है, तो अगर उनके नाम की बात करें तो अगर उसको सुपरफिशियल से गिने, यानी कि सुपरफिशियल से डीप की तरफ जाए या डीप से सुपरफिशियल की तरफ जाए, तो उसका अपन नाम कैसे गिनेंगे। ये तो सुपरफिशियल से डीप की तरफ और ये है डीप से सुपरफिशियल की तरफ। यानी म्यूकोसा सबसे डीप में पाई जाती है, उसके बाद पाई जाती है सब म्यूकोसा जो कि उसके ऊपर होती है, उसके बाद मस्कुलरिस और फिर सिरोसा। यानी कि ये कह सकते हो डीप फॉर्म से जो कह सकते हो सुपरफिशियल फॉर्म तक है, यानी कि जो सुपरफिशियली सिरोसा पाई जाती है और सबसे डीप में म्यूकोसा। वापिस अगर आपको बताऊं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो लेयर पाई जाती है सबसे डीप में पाई जाती है म्यूकोसा, उसके बाद सेकंड लेयर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर सिरोसा। म्यूकोसा के नीचे पाई जाने वाली लेयर को बोलते हैं सब, यानी कि नीचे पाई जाने वाली म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस और सिरोसा। तो ये थी 4 लेयर जो जीआई ट्रैक्ट के अंदर पाई जाती है। अब अगर बात करें इसके अंदर पहली लेयर के बारे में जिसका नाम है म्यूकोसा, तो म्यूकोसा जो पहली लेयर है इट इज द इनर लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट। म्यूकोसा जो है वो जीआई ट्रैक्ट का सबसे इनर लाइनिंग बनाती है, सबसे अंदर की लाइनिंग बनाती है जीआई ट्रैक्ट की, जो कि खुद 3 और आगे लेयर से मिलकर बनती है। यानी कि जो म्यूकोसा है वो खुद और 3 तरह की लेयर से मिलकर बनती है। उसके अंदर अगर हम बात करें पहली लेयर की, यानी म्यूकोसा के अंदर पाई जाने वाली पहली लेयर जिसको बोलते हैं एपिथेलियम, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एपिथेलियम, जो कि म्यूकोसा के अंदर पाई जाने वाली फर्स्ट लेयर है। अगर इसके अंदर बात करें जो एपिथेलियम है, जिससे इसके अंदर बात करते हैं इन द माउथ, यानी मुंह के अंदर, फेरिंग्स के अंदर और इसोफेगस के अंदर, यानी कि माउथ, फेरिंग्स और इसोफेगस के अंदर, साथ ही साथ एनल कैनाल के अंदर मेनली नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम पाई जाती है। वापस सुनिएगा, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल। अब नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल क्या है, तो नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब होगा ये जो सेल्स होती है वो क्या करती है, कठोर नहीं होती है, क्या करती है, सिक्रेटिव सेल्स होती है, जो कि क्या करती है, सिक्रेशन करती है। अब ये सिक्रेशन क्यों करती है तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे कि माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस और एनल कैनाल हमेशा कैसा चाहिए होता है, अपन को एकदम वेट चाहिए होता है, उसके अंदर ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। माउथ के अंदर, फेरिंग्स के अंदर ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ इसोफेगस के अंदर अगर ड्राइनेस आ जाती है तो खाना क्या होगा, नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, फैसिलिटेट नहीं होगा। साथ ही साथ एनल कैनाल में भी क्या चाहिए, ड्राइनेस नहीं चाहिए होती है। तो जो नॉन केराटिनाइज्ड सेल होती है वो हमेशा क्या करती है, सिक्रेशन का काम करती है। अलग अलग तरह के जैसे सिक्रेशन करेगी, जिसके कारण क्या होगा, वहां पे जो कह सकते हो ड्राइनेस नहीं आएगी, और अगर वहां ड्राइनेस नहीं आएगी तो वहां की जो लेयर है वो स्मूथ बनी रहेगी। तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस और एनल कैनाल में पाई जाती है, जो एक तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन भी करती है, क्योंकि माउथ और एनस ऐसा पार्ट है जो कि क्या होता है, ज्यादा प्रोन होता है या ज्यादा चांस होते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया के, यानी कि माउथ में और एनस में ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया हो सकता है, जिसके कारण वहां पे नॉन केराटिनाइज्ड सेल पाई जाती है, जो सिक्रेशन द्वारा, अपने सिक्रेशन द्वारा क्या करती है, उसको ड्राई होने से रोकती है, यानी सूखने से बचाती है, ठीक है ना। तो ये थी नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वापस बोलता हूं, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल सेल। अब अगर बात करें दूसरे टाइप की, तो स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर हमेशा सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल पाई जाती है। वहां पर आपको ध्यान देने की बात है कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल पाई जाती है। अब इनका क्या फंक्शन है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादातर एंजाइम का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में जो कह सकते हो फूड को डाइजेशन के लिए अलग अलग तरह का एंजाइम निकलता है, उन एंजाइम के सिक्रेशन के लिए वहां पे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, जो कि वहां पे एंजाइम को रिलीज करा के फूड के डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाएगी। ऑफकोर्स स्टमक और इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है, ज्यादातर ब्रेकडाउन होता है। फिर बात करते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स की, ठीक है ना। अब एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स इसके अंदर क्या होती है, तो
तो इनके अंदर जैसे एक्सोक्राइन सेल, अब एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि अगर मान लो हार्मोन जो है वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में आता है तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एक्सो का मतलब बाहर या हार्मोन का छोड़ना, यानी ब्लड के अंदर हार्मोन को छोड़ना कहलाता है एक्सोक्राइन। साथ ही साथ अगर बात करें एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन का मतलब होता है किसी भी ट्यूब स्ट्रक्चर के अंदर हार्मोन को छोड़ना या एंजाइम को छोड़ना, तो वो क्या एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन सेल और एंडोक्राइन सेल मिक्स में जहां पाई जाती है उसको बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल। अब ये क्या होती है मैं आपको बता दूं, जैसे एपिथेलियल सेल्स है उनके बीच में कहीं कहीं, यानी एपिथेलियल सेल के बीच में कहीं कहीं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन करती है। वापिस बताता हूं, जो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स एपिथेलियम सेल्स के बीच में पाई जाती है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह का काम करती है। एक्सोक्राइन का मतलब हो गया हार्मोन या एंजाइम को ब्लड में छोड़ना, और एंडोक्राइन का मतलब क्या हार्मोन या ब्लड को ट्यूब्स के अंदर छोड़ना। जैसे कि अगर जीआई ट्रैक्ट के अंदर कोई एंजाइम आएगा, यानी कि उस ट्यूब के अंदर जो एंजाइम आएगा वो हो गया एंडोक्राइन, और ट्यूब के बाहर जो एंजाइम जाएगा ब्लड में वो हो गया एक्सोक्राइन। साथ ही साथ ये पाई जाती है एंडोथेलियल सेल्स के बीच में, जो कि हार्मोन को सीक्रेट करती है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर। तो ये थी एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो अभी अपन ने बात की लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट की, जिसके अंदर अपन पहली लेयर पढ़ रहे हैं म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर अपन ने बात करी उसकी पहली लेयर, म्यूकोसा की पहली लेयर एपिथेलियम के बारे में। अब बात करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो अपन बात कर रहे थे म्यूकोसल लेयर, तो म्यूकोसल लेयर के अंदर अपन ने पढ़ा एपिथेलियल लेयर के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे उसकी सेकंड लेयर, म्यूकोसा के अंदर पाई जाने वाली लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया एक तरह की ऐसी लेयर है जिसके अंदर एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। अब ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो बनते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स रखते हैं अपने पास। दे कंटेन ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है ना। म्यूकोसा के अंदर जो लेमिना प्रोप्रिया पाई जाती है वो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स को क्या करती है, अपने पास रखती है, जिससे ब्लड प्रवाहित होता है और लिम्फेटिक सिस्टम चलता है। फिर बात करें अगर ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक के बारे में, तो आप इसको पढ़ सकते हो, रक्त परिवहन चलता है, साथ साथ लसिका तंत्र भी चलता है। फिर बात करें इट कंटेन मेजोरिटी ऑफ सेल ऑफ द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। अब यहां जो अपन बात करने वाले हैं MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या होता है, ज्यादातर जीआई सिस्टम में भी पाया जाता है, ब्रेस्ट सिस्टम में भी पाया जाता है। अब इसका काम क्या है वो मैं बता दूं, काफी ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है, अपने नेसोफेरिंक्स वाले में भी एरिया में पाया जाता है। इसका काम ये है कि लिम्फेटिक टिश्यू जो पाए जाते हैं वो म्यूकोसल एसोसिएटेड होते हैं, जिसके कारण वहां से इम्यून रेस्पॉन्स निकलता है, और इम्यून रेस्पॉन्स क्या करता है, अपन को डिजीज के प्रति क्या करता है, अगेंस्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो MALT माल्ट टिश्यू जो है, या फिर कह सकते हो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू जो है वो क्या करते हैं, अपन को डिजीज के प्रति प्रोटेक्ट करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप जो कह सकते हो आउटर एनवायरमेंट से खाना खा रहे हो, तो वहां के साथ साथ क्या काफी डिजीज के आने के चांस रहते हैं। तो ये जो सेल्स है वहां पे इम्यून रेस्पॉन्स करती है, साथ साथ इम्यून रेस्पॉन्स के साथ वो अपन को प्रोटेक्ट करती है डिजीज के प्रति। तो ठीक है ना, ये MALT जो कह सकते हो सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या होता है, लेमिना प्रोप्रिया के अंदर पाया जाता है, जो कि म्यूकोसा की सेकेंड लेयर है। फिर बात करते हैं म्यूकोसा की थर्ड लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा। अब मस्कुलरिस म्यूकोसा जैसे नाम से पता चलता है, इसके अंदर थिन लेयर पाई जाती है स्मूथ मसल फाइबर की। यानी कि इसके अंदर जो अपन पढ़ते हैं ना, मसल फाइबर तीन तरीके के होता है भाई, स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ। तो उसके अंदर जो थर्ड टाइप पाया जाता है स्मूथ मसल्स, तो इसके अंदर थिन लेयर पाई जाती है स्मूथ मसल्स की, जो कि क्या करती है, बहुत स्मॉल यानी छोटे छोटे फोल्ड्स बनाती है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं, ये जो फोल्ड्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ये एक लेयर है, ठीक है ना, तो ये लेयर क्या करती है, इसका सरफेस एरिया इतना ही है। अगर मैं इसको इस तरीके से बढ़ा दूं मोड़ मोड़ के, ठीक है ना, तो ये जगह तो उतनी कवर कर रहा है, यानी कि ये जो जगह है वो इतनी कवर हो रही है, लेकिन इसके फोल्ड के कारण वहां पे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। यानी कि खाना जो है, यानी कि जो फूड है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया के कांटेक्ट में आएगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि ये एरिया जो नॉर्मल है, इसके साथ साथ अगर इस तरीके से एरिया बन जाता फोल्ड में, तो वो आराम से क्या होगा, अलग अलग फोल्ड में खाना आराम से आएगा। तो ये स्मूथ मसल जो पाई जाती है वो छोटे छोटे फोल्ड्स बना लेती है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने के कारण डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि चाय अगर अपन पीते हैं, अगर नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं चाय पीने पे, तो अपन जो चाय पीते हैं अगर कप में पीते हैं तो वो ठंडी देर से होती है,
लेकिन अगर मैं बात करूं अगर उसको अपन प्लेट में लेके पीते तो वो ठंडी जल्दी होती है। इसका कारण क्या है कि अगर कप में चाय रहेगी तो वो क्या होगा, उसका सरफेस एरिया कम है, और अगर सरफेस एरिया कम है तो वहां पे क्या होगा, एयर का कांटेक्ट कम आएगा, वो क्या होगा, कम ठंडी होगी। लेकिन अगर मैं उसका सरफेस एरिया प्लेट जितना कर दूं तो वो ज्यादा कांटेक्ट में आएगा और जल्दी ठंडा होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है कि अगर मान लो एरिया कम है तो फूड का डाइजेशन कम होगा, और अगर एरिया में बहुत सारा बड़ा रहता हूँ वहां, ठीक है ना, फोल्ड बना बना के, तो वहां पे क्या होगा कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या होगा, रेट बढ़ जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं, ये तो था अपनी मस्कुलरिस म्यूकोसा के बारे में, जो कि म्यूकोसा लेयर की थर्ड लेयर थी। अभी अपन ने बात करी पहली लेयर म्यूकोसा, जिसके अंदर पहली थी एपिथेलियल सेल, जो कि क्या करती है, एपिथेलियल सेल अपने अंदर सिक्रेशन का काम करती है। दूसरी थी लेमिना प्रोप्रिया, जो कि अपन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और तीसरी थी मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, जिससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। अब बात करते हैं सेकंड लेयर की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद आती है सब म्यूकोसा, जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिस तरह लेमिना प्रोप्रिया बनी होती है। इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का काम क्या है, यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल एब्जॉर्ब होगा, यानी कि जितना भी फूड मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब करेगी और ब्लड में लेगी, और ब्लड में ले जाने के बाद जहां जिस ऑर्गन को चाहिए वो जो मॉलिक्यूल चाहिए उसको ले जाके देगी। तो ये काम था सब म्यूकोसा का, जो कि ब्लड वेसल्स क्या करती है, रिसीव करती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स और उस मॉलिक्यूल्स को अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। साथ ही साथ इसके अंदर एक्सटेंसिव नेटवर्क पाया जाता है न्यूरॉन्स का, इसके अंदर काफी न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं, जिसके कारण वहां पे एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ती और कम होती है। वापिस बताऊं तो सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करती है। साथ ही साथ उसके अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ाते हैं और कम करते हैं। साथ ही साथ उसके अंदर कई टाइप की ग्लैंड्स और लिम्फेटिक टिश्यूज भी पाए जाते हैं। फिर अगर बात करें इसकी थर्ड लेयर की, तो मस्कुलरिस, तो मस्कुलरिस की अगर बात करें तो इसके अंदर दो तरह के अलग अलग मस्कुलरिस लेयर पाई जाती है। लेकिन पहले बात करते हैं इसकी स्केलेटल मसल्स वाली मस्कुलरिस के बारे में, जो कि अपर ट्रैक्ट के बारे में। यानी अभी जो अपन बात करेंगे वो सबसे पहले करेंगे अपर ट्रैक्ट के अंदर जो स्केलेटल मसल्स पाई जाती है, वो हमेशा वॉलेंट्री स्वेलिंग देती है। यानी कि अपन जो खाना निगलते हैं वो हमेशा अपन वॉलेंट्री निकलते हैं, यानी कि वॉलेंट्री का मतलब हो गया ऐच्छिक रूप से, यानी अपनी इच्छा से। और दूसरा अपना एनएस स्पिंटर, एनएस स्पिंटर का मतलब हो गया जब अपन डेफिकेशन करते हैं, जब अपन मल त्याग करते हैं, तो मल त्याग करते हैं अपनी इच्छा से अपन मल त्याग कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पे किसी तरह का कह सकते हो नॉन वॉलेंट्री नहीं है, वॉलेंट्री है, यानी ऐच्छिक रूप से अपन क्या करते हैं, मल का त्याग करते हैं अपनी इच्छा से। तो यहाँ जो मस्कुलरिस लेयर है वो दो तरीके से काम करती है, एक तो ऐच्छिक रूप से और एक अनैच्छिक रूप से, यानी वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब हो गया ऐच्छिक रूप से, यानी कि अपन अपनी मर्जी से उसको चला सकते हैं, यानी अपनी मर्जी से वो चलेगा, जैसे कि स्वेलोइंग यानी खाने को निगलना, तो अपनी इच्छा से होता है। एनस स्पिंटर जो क्या करेगा, अपन को डेफिकेशन करने से रोकेगा। एनस स्पिंटर अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो डेफिकेशन नहीं होता, अगर ओपन रहेगा तो डेफिकेशन होगा। तो एनस स्पिंटर के अंदर ऐच्छिक क्रिया काम करती है, यानी कि वो भी एक तरफ से अपर ट्रैक्ट में आएगा स्केलेटल मसल मस्कुलरिस की, जो कि क्या करेगा, परमिट करेगा वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ डेफिकेशन। तो यहाँ हमने बात करी लेमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि म्यूकोसा लेयर की बची हुई दो लेयर थी। साथ ही साथ अपन ने बात करी सेकंड लेयर जीआई ट्रैक्ट की सब म्यूकोसा, और थर्ड अपन ने बात करी मस्कुलरिस की ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री मसल्स के बारे में। अब बात करेंगे हम मस्कुलरिस लेयर के अंदर पाई जाने वाली ऐच्छिक पेशियों के बारे में, यानी कि जो वॉलेंट्री के अलावा नॉन वॉलेंट्री लेयर्स जो पाई जाती है। अभी अपन ने बात करी थी मस्कुलरिस लेयर के अंदर कुछ तरह की वॉलेंट्री कह सकते हो मस्कुलरिस पाई जाती है, जो कि माउथ और एनस में पाई जाती है, और अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं अपन उसको। लेकिन अगर बात करें कुछ ट्रैक्ट में, जैसे अपन माउथ और एनस को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द ट्रैक्ट है, वो मस्कुलरिस जो है वो हमेशा दो शीट्स के अंदर होता है। एक तो उसके अंदर इनर शीट पाई जाती है और एक सर्कुलर शीट। ये हमेशा कैसे काम करता है, ये हमेशा नॉन वॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक रूप से अपने आप काम करता है। इसके अंदर जो भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके अंदर जितना भी प्रोसेस होगा वो खुद अनैच्छिक रूप से होगा, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन वॉलेंट्रिकल मस्कुलरिस, ठीक है ना। अब इसके अंदर बात करते हैं जो मस्कुलरिस जो नॉन वॉलेंट्री होता है वो दो शीट्स में होता है। एक तो होता है इनर शीट, और वो होती है इनर शीट हमेशा सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि जो आपको इनर शीट देखने को मिलेगी वो हमेशा मिलेगी सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करूं आउटर शीट की, तो आउटर शीट हमेशा कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिशनल फाइबर में, यानी कि लॉन्गिट्यूडिशनल के अंदर आप कह सकते हो कि वो हमेशा इस तरीके से लॉन्गिट्यूडिशनल फाइबर पाए जाएंगे, बहुत छोटे छोटे लॉन्गिट्यूडिशनल फाइबर पाए जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर इनर सरफेस होगा सर्कुलरिस और आउटर सरफेस होगा हमेशा लॉन्गिट्यूडिशनल। तो ये जो दोनों स्मूथ मसल्स है, अब इनके बारे में अपन क्यों जानना जरूरी है, तो मैं बात करना चाहूंगा
कि दोस्तों ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल्स है, ठीक है ना, ये क्या करती है, फूड को मिक्स करने का, ठीक है ना, उसको कह सकते हो डाइजेशन करने के लिए आगे भेजने का काम, ये सारी मसल्स वो काम करती है। जो सर्कुलर मसल्स है वो क्या करेगी, खाने को आगे भेजने का काम करेगी। उसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या करेगी, पूरे जो खाने को मिक्सअप करने का काम करेगी। तो ये दोनों मिलके खाने का प्रोपल्सन और साथ ही साथ उसका पूरा एंजाइम के साथ उसको मिक्स करने का काम करती है। तो ये था स्मूथ मसल्स का काम। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसके इन दोनों मसल्स फाइबर के बीच में, यानी कि इनर शीट आउटर शीट के बीच में, या फिर कह सकते हो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के बीच में एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है। एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, क्योंकि उस प्लेक्सस का नाम है मायोएंट्रिक प्लेक्सस। मायोएंट्रिक प्लेक्सस एक तरह से अपन कह सकते हैं सेकंड प्लेक्सस है नर्व का, क्योंकि यहाँ पे एक फर्स्ट प्लेक्सस भी बनता है मायोएंट्रिक का जो आगे बनता है। लेकिन अगर बात करें इसके अंदर सेकंड प्लेक्सस ऑफ न्यूरॉन्स की, जो कि मायोएंट्रिक प्लेक्सस है, जो कि ऑल्सो नोन एज ऑर्बैक प्लेक्सस। इसका दूसरा नाम है ऑर्बैक प्लेक्सस। वापस समझाता हूं, मायोएंट्रिक प्लेक्सस या फिर उसका दूसरा नाम है ऑर्बैक प्लेक्सस। अब ये प्लेक्सस क्या है, तो ये प्लेक्सस क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को या एंजाइम को या हार्मोन को आप कह सकते हो रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि जो प्लेक्सस है मायोएंट्रिक प्लेक्सस, ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल प्लेक्सस है, न्यूरॉन से मिलकर बना है। और ये न्यूरॉन क्या करते हैं, एक तरह से ये क्या कह सकते हो, जो कह सकते हो तंत्रिका तंत्र का पार्ट है। और ये तंत्रिका तंत्र यानी कि ये जो न्यूरॉन्स है ये क्या करेंगे, उस प्लेक्सस को रेगुलेट करेंगे और वहां से हार्मोन का एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे, और कितनी मात्रा में सिक्रेशन करना है वो ये हमेशा डिसाइड करेगा। तो ये जो प्लेक्सस है न्यूरॉन का, मायोएंट्रिक प्लेक्सस या फिर ऑरेनबर्ग प्लेक्सस। अब इसको ऑरेनबर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला साइंटिस्ट था जिसने ये प्लेक्सस ढूंढा था उसका नाम था ऑर्बैक साइंटिस्ट था जिसने प्लेक्सस ढूंढा था, इसलिए उसको बोला जाता है ऑर्बैक प्लेक्सस, जो कि सर्कुलर मसल्स और साथ ही साथ लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स के बीच में पाया जाता है। तो ये प्लेक्सस है मायोएंट्रिक प्लेक्सस, जो कि एक तरह का न्यूरॉन प्लेक्सस है। ये यहाँ पे जानना जरूरी था। अब अगर आगे बात करें तो होगी थर्ड लेयर की बात, मस्कुलरिस की। अब अगर बात करें इसकी लास्ट लेयर, फोर्थ लेयर की, जो कि है सिरोसा। तो सिरोसा लेयर हमेशा क्या करती है, जो कह सकते हो आपकी इसकी सुपरफिशियल लेयर है जियोटेट की, सबसे बाहरी लेयर। अब अगर बात करूं इसके अंदर, तो कुछ जगह पे सिरोसा नहीं पाई जाती है। अब किस जगह पे सिरोसा नहीं पाई जाती है, तो देखने की बात है, इसोफेगस के अंदर सिरोसा नहीं पाई जाती है। इसोफेगस लेक्स अ सिरोसा, लेक्स का मतलब हो गया कमी, यानी कि इसोफेगस के अंदर सिरोसा की कमी पाई जाती है और उसकी जगह एक दूसरी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। उसकी जगह एक दूसरा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसको बोलते हैं एडवेंटिया। एडवेंटिया इसके एक तरह से अदर जो कह सकते हो सिरोसा के अलावा पाए जाने वाला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। वापिस बताता हूं, सिरोसा वैसे सुपरफिशियल लेयर है, पर ये क्या होता है, इसोफेगस के अंदर सिरोसा लेयर नहीं पाई जाती है, इसलिए उसकी जगह वहां पे एक दूसरी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, जो कि क्या नाम से जाना जाता है, एडवेंटिया। अब अगर मैं बात करूं, द सिरोसा इज ऑल्सो नोन एज विसरल पेरिटोनियम। इसका दूसरा नाम सिरोसा का है विसरल पेरिटोनियम। क्यों, क्योंकि ये पेरिटोनियम का एक पार्ट बनाते हैं। पेरिटोनियम क्या है, तो एब्डोमिनल लेयर जो पाई जाती है दोस्तों उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। उस पेरिटोनियम के अंदर आउटर लेयर और इनर लेयर पाई जाती है। उसकी इनर लेयर जो विसरल पेरिटोनियम है वो हमेशा सिरोसा बनाती है। अब अगर आप यहाँ जैसा देख सकते हैं इसके अंदर लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जीआई ट्रैक्ट की क्या क्या लेयर पाई जाती है। तो अभी मैंने सबसे पहले बात की थी जो फर्स्ट लेयर है जीआई ट्रैक्ट की, म्यूकोसल लेयर। म्यूकोसल लेयर के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आती है एपिथेलियल लेयर, उसके बाद सेकंड आती है लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है, और तीसरी आती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। वापस बता दूं, एपिथेलियल का काम होता है हमेशा, ये क्या करता है, एंजाइम सिक्रेट करता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो कह सकते हो नॉन केटनेस सेल्स पाई जाती है, जो कि क्या करती है, ड्राइनेस को प्रिवेंट करती है। सेकंड इसके अंदर पाया जाता है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया क्या करता है, बैक्टीरिया अपन को प्रिवेंट करता है, एक तरह से अपन को कह सकते हो बैक्टीरियल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना। इसके अंदर MALT नाम की सेल्स पाई जाती है, ये भी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। इसके बाद अपन एक थर्ड लेयर पढ़ती है म्यूकोसा की, जो होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, जिसके अंदर 2 तरह की मस्कुलरिस पाई जाती है, एक तो होती है वॉलेंट्री, एक नॉन वॉलेंट्री। और जो अपनी नॉन वॉलेंट्री यानी अनैच्छिक जो पेशी होती है उसके अंदर 2 तरह की शीट पाई जाती है, आउटर और इनर। अब इनर वाली सेल्स हमेशा कहती होती है इसके अंदर सर्कुलर, और आउटर वाली कैसे होती है, लॉन्गिट्यूडिनल, जिसके अंदर एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है जिसका नाम है मायोएंट्रिक प्लेक्सस, जो कि क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम को रेगुलेट करता है। इसके बाद ये हो जाती है अपनी फर्स्ट लेयर यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं सेकंड लेयर की, जिसका नाम है सब म्यूकोसा, जो म्यूकोसा के जस्ट नीचे पाई जाती है। इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट को ब्लड स्ट्रीम में डालता है, यानी कि खाने का
एब्जॉर्प्शन करता है और उसको ब्लड स्ट्रीम में डालता है। थर्ड लेयर की बात करते हैं यहाँ पे मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ये भी एक तरह की क्या है कह सकते हो मस्कुलरिस लेयर है जो कि क्या करेगी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी। फोर्थ यहाँ पे पाई जाती है एडवेंटिटा या सिरोसा, इसोफेगस के अंदर सिरोसा नहीं पाई जाती, इसको उसको एडवेंटिटा बोलते हैं या एडवेंशिया बोलते हैं। साथ ही साथ जहां पे लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं सिरोसा। तो ये थी इसकी फोर्थ लेयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 लेयर पूरी, एपिथेलियम, लेमिना, मस्कुलर जो कि म्यूकोसा लेयर, सेकंड सब म्यूकोसा, थर्ड मस्कुलरिस प्रोप्रिया और चौथा एडवेंटिटा या सिरोसा, जो कि अपन ने अभी बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की सिरोसा लेयर और साथ ही साथ लेयर्स ऑफ जीआईटी। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी कि लेयर्स ऑफ जीआईटी कितनी तरीके से पाई जाती है, क्या इसके अंदर अपन कह सकते हो फंक्शन रहता है इनका, और साथ ही साथ इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है इसके बारे में अपन ने बात करी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए बेल वाला आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।